गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूपीएससी फाउंडर। आज हम आपको ये सिखाएंगे कि पीवाईक्यू को रियल तरीके से एग्ज़ाम टाइम इन्वायरमेंट में कैसे सॉल्व करते हैं। आपको हर एक कीवर्ड एनालिसिस सिखाएंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबी जाएगी बट आपको इस पेपर में आपको एक एक कीवर्ड एक एक चीज़ आपको क्लैरिटी मिलेगा। आप एक रेशनल माइंडसेट लॉजिकल माइंडसेट से कैसे एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं वो मैं आपको तरीका सिखाऊंगा। और ये सीरीज़ लंबी जाएगी जब तक कोई भी पीवाईक्यू रुके नहीं, ख़त्म नहीं हो, तब तक मेरा ये सीरीज़ चलता रहेगा। 2025 का मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जो कि 10 to 12 पार्ट में कंप्लीट होगा। एक पार्ट में 10 क्वेश्चन रहेगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अदरवाइज़ ये वीडियो कहीं गुम हो जाएगा। यूट्यूब का एल्गोरिदम ही ऐसा है ना गाइस कि अगर आपने इसको लाइटली लिया तो ये वीडियो को गायब कर देगा, फिर आपको दोबारा नहीं मिलेगा। और ऊपर से हिंदी मीडियम के लिए एक रिवॉल्यूशन लेके आना चाहता हूँ जो कि मैं आपको सिखाऊंगा कि रियल टाइम इन्वायरमेंट में कैसे एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं, थिंकिंग पैटर्न को कैसे एनालाइज करते हैं, सोचने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। ओके गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार फिर बोल देता हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड जितने भी अपने दोस्तों उसको शेयर करें ताकि उन लोगों को मालूम हो। अपने हिंदी मीडियम छात्रों, विद्यार्थियों, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उन लोगों को भी मालूम हो कि हिंदी मीडियम का कोई बंदा है जो आपको बता रहा है कि रियल टाइम एग्ज़ाम इन्वायरमेंट में पेपर को कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उपर्युक्त में से कितनों को वैकल्पिक निवेश निधि माना जाता है। गाइस मैंने आपको फिर पहले भी बताया था, अभी फिर बता रहा हूँ कि आपको हर एक कीवर्ड जो आपको इम्पोर्टेंट लगे उसको सर्कल मार लेने हैं ताकि आपके माइंड को रिफ्लेक्ट होगा। वैकल्पिक निवेश निधि क्या है? निधि मतलब एक प्रकार से फंड होता है। तो फंड ये बॉन्ड नहीं होता है, फंड और स्टॉक भी नहीं होता है। मैं बता दूं कि बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड ये होता है कि कोई कंपनी है उसको अपने कंपनी के लिए समझ लो कि उसको चाहिए पैसा, उसका कंपनी जा रहा है घाटे में तो वो अपना बॉन्ड इशू करेगा, मार्केट में बॉन्ड इशू करेगा तो लोग उस बॉन्ड को खरीदेंगे, कंपनी को पैसा मिलेगा। तो वो एक प्रकार से डेफिसिट फाइनेंसिंग का काम करता है। जैसे उसका कोई वित्त घाटा चल रही है तो उसको फाइनेंस करने का काम करता है। तो बॉन्ड नहीं हो सकता है ना। स्टॉक मार्केट भी नहीं होता है। उस स्टॉक मार्केट में तो वही सब होता है ना कि किसी कंपनी के शेयर को ख़रीद लेना, तो उसमें कुछ निधि का कंसेप्ट नहीं निकलता है। निधि का कंसेप्ट हैज़ फंड को ही निधि बोलते हैं। तो जब फंड को ही निधि बोलते हैं तो ये तो हो ही गया। प्रतिरक्षा निधियाँ, निधि तो ये तो होगा ही करेक्ट। जोखिम पूंजी भी एक प्रकार से एक निधि ही होता है। तो जोखिम पूंजी और निधियाँ 2 and 4 इज़ द राइट आंसर। तो बी आपका आंसर करेक्ट होगा। मैं आपको बता दूं, जो भी क्वेश्चन आपका कॉम्प्लेक्स हो, काफ़ी डिफ़िकल्ट हो, काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो, काफ़ी सॉल्व करने में आपको पैनिक हो रहा है, मैक्सिमम टाइम 4 का 2 ही आंसर होता है। ये बस एक समझ लो कि ये हैक है। आपको इस रूल को बाद में लगाना है जब आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको 4 का 2 लगाने हैं। अदरवाइज़ मैं आपको एक रेशनल माइंडसेट से, एक आपको लॉजिकल माइंडसेट से आपको जो बता रहा हूँ उसको फॉलो करिए। अदरवाइज़ अगर आप पैनिक हो रही हो, एग्ज़ाम में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैक्सिमम टाइम 4 का 2 ही आंसर होता है। मैं बताऊंगा कहाँ पे 4 का 3 होगा, कहाँ पे 4 का 1 होगा। 4 का 3 वहाँ पे होगा जहाँ पे यूपीएससी आपसे नॉलेज डिमांड कर रहा है, जो कि फेमस क्वेश्चन हो, वो सबको आना ही चाहिए। जैसे पॉलिटी का क्वेश्चन हो गया, हिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया, उसमें एग्जामिनर आपसे कोशिश करेगा कि भाई नॉलेज है आपके पास, आप बेसिक पढ़े हो तो आप नॉलेज से ही उसका आंसर दो। ये सारे क्वेश्चन करंट अफेयर के हैं, बेसिक भी क्वेश्चन है मान सकते हो, बट कुछ लोग होते हैं जो कि जनरल एग्ज़ाम है तो फिर यूपीएससी वही डिमांड करेगा कि आप एक जनरल चीज़ मालूम करो, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें रट के मन नहीं आओ।
सो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एग्जाम क्वेश्चन भी नहीं है आपका ये, आप चाहो तो इजीली सॉल्व कर सकते हो अपने लॉजिकल माइंड से। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय रिजर्व बैंक की आय के स्रोत हैं? सरकारी बांडों का क्रय और विक्रय, विदेशी मुद्रा का क्रय और विक्रय, पेंशन निधि प्रबंधन, निजी कंपनियों को ऋण देना, करेंसी नोटों का मुद्रण और वितरण करना। अब मैं आपको बता दूं गाइस कि आज़ादी से बाद से अब तक कितने हो गए, 50 साल, ये 76 अप्रॉक्स 77 साल तो हो ही गए होंगे आज़ाद इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाए। तो गाइस इतने सारे मिनिस्ट्रीज़ बने हैं, इतने सारे डिपार्टमेंट बने हैं, तो क्या सारा का सारा काम आरबीआई ही करेगा? नो, आरबीआई के कुछ लिमिटेड ही काम होते हैं, बहुत सारे काम नहीं होते हैं जिससे आरबीआई अपना स्रोत लेके आएगा, पैसा लेके आएगा। सबसे पहले तो मैं ये काटूंगा कि आपने ईपीएफओ का एग्ज़ाम दिया होगा, यूपीएससी के, आपने प्लान बी को सोचा होगा। तो ईपीएफओ जो कर्मचारी होते हैं वो लोग इस पेंशन निधि प्रबंधन का काम करते हैं। तो 3 वुड बी एलिमिनेटेड, बी कटा, सी कटा। अब आ गए ए और डी में, तो 1 भी सही है, 2 भी सही है, इसमें भी 1 2 सही है। 5th पे आ जाओ, करेंसी नोटों का मुद्रण और वितरण। देखो, मुद्रण करने के तो शायद उसको पैसे मिलते होंगे, लेकिन वितरण करने के थोड़ी पैसे मिलेंगे, वितरण करने के तो नहीं मिलेंगे। अब ऐसे गाइस मैंने एग्ज़ाम में इसको डी लगाया था, लेकिन इसका आंसर की में ए आया है। तो सही बात है कि वितरण करने के लिए तो पैसे तो नहीं मिलते होंगे, लेकिन मुद्रण करने के तो मिलते ही होंगे। तो वो एक प्रकार का रिजर्व बैंक का आय का स्रोत हो सकता है, लेकिन वितरण आय का स्रोत नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर है गाइस, पूरा रफ हो गया यहाँ पे, सॉरी गाइस। तो ए वुड बी द राइट आंसर। बाकी आप देख सकते हो कि सरकारी बांडों का क्रय और विक्रय करना, क्रय और विक्रय करेगा तो भाई उसको हेल्प मिलेगा, तो आय का स्रोत हो सकता है। विदेशी मुद्रा का क्रय, और जानते ही आपकी फॉरेक्स रिजर्व इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व बहुत ज़्यादा होता है आरबीआई में, अप्रॉक्स 780 के बिलियन के अप्रॉक्स है इंडिया के पास इस टाइम में। तो उसका आय का स्रोत हो सकता है। निजी कंपनियों, अब निजी कंपनी का भाई देखो, आरबीआई एक गवर्नमेंट कंपनी है, लेकिन निजी कंपनी कहाँ से आ जाएगा? निजी कंपनी, हाँ, सबसे हाई चांस है कि ना हो। इन लोग का अपना होता है, जो सेबी हो गया, अलग अलग डिपार्टमेंट हो गए, तो उसमें एनबीएफसी हो गए, तो उसमें आते होंगे। तो ए इज़ द राइट आंसर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये है गाइस थोड़ा टफ क्वेश्चन, फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। मैंने आपको शॉर्ट्स में अपने और वीडियोस में भी आपको बताया था सिमिलर साउंडिंग का कंसेप्ट। अगर आप पैनिक हो तो आप एक काम माइंड से अगर आप सोचोगे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर जाओगे। और गाइस ये मेरा क्वेश्चन सही हुआ था, इसका आंसर मेरा सही हुआ था। सो प्रवर्तन निदेशालय, इसी को बोलते हैं गाइस ईडी, ईडी इसी को बोलते हैं। सबसे पहले यह संगठन किसके अधीन के कार्य करता है, इसमें आ जाओ। ये बोला है कि गृह मंत्रालय, ये बोला है वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। अब मैं बोला था गाइस कि सिमिलर साउंडिंग होता है, उसमें से एक सही होता है, एक गलत होता है, ठीक। तो इसमें आ जाओ, तो इसमें एक सही होगा और एक गलत होगा, तो इस 2 हुआ, तो 2 का आउटपुट क्या आएगा, 1। मतलब इन दोनों में से कोई एक सही होगा और एक गलत होगा। और ईडी मैं बता दूं, ये बोल रहा है गृह मंत्रालय के अंदर में आता है। मैं आज बता दूं कि ईडी जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है, वित्त मंत्रालय के अंडर में आता है, ना कि गृह मंत्रालय का। गृह मंत्रालय के अंडर में नहीं आता है गाइस, तो ये कटा। और इसका ये राजस्व सूचना निदेशालय, ये सही है आपका, ये गलत है आपका। सो इसका आंसर सिर्फ केवल ए होगा। सो गाइस आपको थोड़ा सोचना चाहिए कि एग्ज़ामिनर इतना मेहनत से बना रहा है पेपर को, और इतने सारे लिखे हुए हैं, इतने सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके इसको पेपर को बनाया हुआ है, तो कोई नहीं तो सही होने का चांस नहीं लगता है कि कोई नहीं सही हो जाए। तो इसका डी को पहले काटोगे। और मैंने बोला था कि सिमिलर साउंडिंग है, वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, इन दोनों में से कोई एक होगा और एक सही है, ये वाला, और एक हो गया गलत। और गाइस मैं बता दूं कि यूपीएससी कभी भी, नोट कर लेना आप, कभी भी अधिनियम हो गया, कोई भी अधिनियम हो गया, कोई भी फंडामेंटल राइट के आर्टिकल हो गए, डीपीएसपी के आर्टिकल हो गए, और कोई भी आर्टिकल हो गया, यूपीएससी उससे छेड़खानी नहीं करता है जब तक कि उसमें कोई गलत वर्ड ना यूज़ किया हो। ओके गाइस,
तो यहाँ पे तो आपका ये भी अधिनियम है, ये भी अधिनियम है, लेकिन ये अधिनियम क्यों गलत हुआ है? क्योंकि यहाँ पे मंत्रालय गलत दिया हुआ था और ये वाला अधिनियम आपका सही हो गया है। तो इसका आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 4 पे जंप करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक भारत में सबसे पहले आपको यही सारे कीवर्ड तो आपको हाईलाइट करने हैं, सर्कल करने हैं। सभी सूचीबद्ध कंपनियों को व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अधिदेशत करता है। कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसको भी सर्कल करने हैं। अब आप गाइस बताओ, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि कहीं पर भी संस्था दिया हो, डिपार्टमेंट दिया हो और मंत्रालय दिया हो, मैक्सिमम टाइम 90% 95% वो गलत होता ही है। अब आप सोचोगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इतनी बड़ी संस्था है तो हो सकता है कि वो ये काम करता हो, अधिदेशत करता हो, लेकिन नहीं गाइस। आरबीआई का मैंने पहले भी बताया था कि लिमिटेड काम होता है और यहाँ पे भी लिमिटेड काम है। और ये सूचीबद्ध, ये जो बिजनेस वाला काम है ये सेबी करता है, ना कि आरबीआई करता है। ऊपर से सभी, तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और आपका एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया सभी। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट आपको दिख गए हैं गलत, दो स्टेटमेंट आपको एक्सट्रीम वर्ड वाले दिख गए हैं, तो इसको हाई चांस होता है कि ये गलत हो जाएगा। और संस्था जहाँ पर भी दिया होता है मैक्सिमम चांस होते हैं गलत होने का। आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। भारत में व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता BARSR प्रस्तुत करने वाली कोई कंपनी इस रिपोर्ट में उनका प्रकटन करती है जो मुख्यतः गैर वित्तीय स्वरूप के हैं। हाँ गाइस, ये बात तो सही है कि जितने भी रिपोर्ट का प्रकटन करती हैं वो मुख्यतः गैर वित्तीय स्वरूप के हैं। अब ऐसे गाइस कि मुख्यतः गैर वित्तीय कौन होता है? मैं बता दूं कि गैर वित्तीय वो होता है बैंक के अलावा जो लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। गवर्नमेंट हो गया, आरबीआई हो गया, नहीं सॉरी, आरबीआई तो नहीं पता, लेकिन बैंक के अलावा जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो हो गया गैर वित्तीय, और बैंक होता है वित्तीय। तो अब आप खुद बताओ गाइस कि बैंक ज़्यादा है या फिर लोग ज़्यादा हैं? लोग ज़्यादा हैं ना। गवर्नमेंट है, आपके NGOs हैं, बहुत सारे जितने भी आपके प्रेशर ग्रुप, जितने भी आपके संस्था हो गए, लोग हो गए, वो सारे लोग आपके जैसे होम लोन हो गए, हम जैसे लोग हो गए ट्रांजैक्शन करते हैं, तो वो लोग वित्तीय में आएंगे, नहीं गैर वित्तीय में आएंगे। लेकिन वित्तीय में वो लोग आएंगे जो बैंक आएंगे, बैंक लोग अपना ट्रांजैक्शन जो करते हैं। ओके गाइस, सॉरी गाइस, थोड़ा मिस्टेक हो गया है, बट आप वीडियो को एक बार रिपीट कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सो गैर वित्तीय मतलब हम जैसे लोग, वित्तीय मतलब बैंक। क्लियर? ओके, तो अब आप बता दो कि गैर ज़्यादा हैं कि गैर वित्तीय ज़्यादा हैं? तो गैर वित्तीय जैसे हम लोग ज़्यादा हैं ना, तो मुख्यतः गैर वित्तीय स्वरूप के हैं। तो ये सही बोला है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कुक्कुट पालन और ऊन उत्पादक जैसे स्वर्गीय कृषि कार्यकलाप से प्राप्त आय को किसी भी कर से छूट प्राप्त है। गाइस, ये वर्ड मैंने बोला था ना कि एक्सट्रीम वर्ड होते हैं, आपको हमेशा हाईलाइट कर लेने होते हैं। वो बोल रहा है किसी भी कर से छूट प्राप्त होते हैं। मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट हर एक चीज़ में टैक्स लेता है, किसी भी चीज़ में आपका छूट प्राप्त नहीं होता है। तो आपका कथन एक गलत हुआ। कथन एक गलत होते ही कथन एक और दो दोनों सही हैं गलत, कथन एक और दो दोनों सही हैं गलत, कथन एक सही है ये भी गलत, कथन एक सही नहीं है और कथन की दो एक। अगर आप एक स्टेटमेंट को अगर एलिमिनेट कर दें सीधे आप आंसर पे पहुंच जाएंगे। और मैंने फिर बोला था कि जो अधिनियम होता है वो कभी गलत नहीं होता है। भारत खनिज सुरक्षा भागीदारी का एक सदस्य रूप में सम्मिलित हो गया है। एक सदस्य ब्रॉड कर दिया है गाइस। मैंने आपको बोला था कि आगे आने वाले क्वेश्चन में, सीरीज में मैं आपको बताऊंगा कि कौन ऐसे वर्ड होते हैं जिनको ऐड कर देने से वो स्टेटमेंट ब्रॉड होता है और गलत हो ही नहीं सकता है। तो 1 वुड बी द राइट आंसर। भारत अपने द्वारा चिन्हित सभी 30 अति आवश्यक खनिजों में साधन संपन्न है। ये भी एक्सट्रीम वर्ड है, संपन्न है। एक मिनट गाइस, थोड़ा सा रफ वर्क हो गया यहाँ पे, बट मैं बताता हूँ। सभी हो गया आपका, अति हो गया,
संपन्न हो गया। ये तीन तीन एक्सट्रीम वर्ड आपको मिल गए गाइस, जो कि ये हो गया तो गलत हो ही सकता है, सही होने का कोई चांस ही नहीं है। तो बी अगर आप कल सेकंड आप एलिमिनेट करोगे तो ये गया, ये गया, ये गया, सी। और यहाँ पे अगेन गाइस अधिनियम आपका सही होता है, सही हो गया। जहाँ तक किसी कंपनी में निवेश प्राप्त प्रतिफलों का संबंध है, आमतौर पर यह माना जाता है कि स्टॉक धारकों की तुलना में बांड धारकों को अपेक्षाकृत कम जोखिम रखता है। सो गाइस ये 3 कथन है। मैं आपको एक का रूल बता देता हूँ कि आपको इस तीनों कथन में से पहला कथन जो होता है वो हमेशा करेक्ट होता है। अगर आप स्टेटमेंट को अगर ध्यान से पढ़ोगे इन चारों स्टेटमेंट को, तो पहले स्टेटमेंट को हम पहले कथन को हमेशा सही बोला है। मैं पढ़ के बता देता हूँ। कथन 2 और 3 दोनों सही हैं तथा वे दोनों एक की व्याख्या करते हैं। वे दोनों एक की व्याख्या करते हैं मतलब कथन 1 सही है, तभी तो व्याख्या करवा रहे हैं। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं मतलब कथन 1 सही है, सही बोला है ना। कथन 2 और 3 दोनों में से केवल एक सही है, वह कथन 1 की फिर कथन 1 की व्याख्या करते हैं मतलब कथन 1 सही है। मतलब 3 स्टेटमेंट से आप प्रूव कर दिए कि कथन 1 सही है। न तो कथन 1 और न ही कथन 3, न ही कथन 2, सॉरी गाइस, न ही कथन 2 और न ही कथन 3, मतलब कथन 1 फिर सही है। सो गाइस फिर से आपने और मैंने इसको प्रूव कर दिया है कि कथन 1 ऑलरेडी सही होता ही है। तो कथन 1 में जो भी होता है ना उसको हम मान लेते हैं कि वो सही है, और जो बोलता है उसके हिसाब से हम लोग स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 को लिंक करते हैं स्टेटमेंट 1 से। आमतौर पर यह माना जाता है कि स्टॉक धारकों की तुलना में बांड धारकों को अपेक्षाकृत कम जोखिम रहता है। 1 मिनट गाइस। ओके, तो ये बोल रहा है कि स्टॉक धारकों की तुलना में बांड धारकों को अपेक्षाकृत कम जोखिम रखता है। मतलब कि जो बांड धारक है ना वो कम रिस्क होता है, उसमें रिस्क नहीं होता है, लेकिन स्टॉक धारकों में रिस्क होता है। स्टॉक तो पहले भी मतलब बार बार एक ही क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी था, स्टॉक था, बॉन्ड था, तो ये तो आपको पढ़ ही लेने हैं आपको अच्छे से। फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसमें जो बोला है वो सही होता है। तो बॉन्ड धारक को अच्छी बोला है, स्टॉक धारक को थोड़ा ज़्यादा रिस्क में बोला है बस। बॉन्ड धारक किसी कंपनी के ऋणदाता होते हैं, जबकि स्टॉक धारक उसके स्वामी होते हैं। अब मैं बता दूं कि ऋणदाता कौन होता है। जैसे कि मान लो आप बैंक में पैसा जमा कर रहे हो ना, तो बैंक आपको ऋणदाता समझेगा। आप बैंक के लिए ऋणदाता हो, जो पैसा देगा वो ऋणदाता हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि बॉन्ड धारक वो कौन होता है, जो कंपनी को पैसा देगा, तो कंपनी के लिए बॉन्ड धारक क्या हो जाएगा, ऋणदाता हो जाएगा, जबकि स्टॉक धारक उसके स्वामी हो जाएंगे। तो सही बोला है कि स्टॉक, जैसे मान लो मेरे पास 1 बिलियन का कंपनी है, जिसमें से मेरा कोई स्टॉक 10% ले लिया है, तो 10% का वो एक क्या हो जाएगा, स्वामी हो जाएगा मेरा। मतलब मेरा स्वामी स्टॉक धारक क्या होगा, स्वामी हो जाएगा मेरा 10%, और मैं 90% का मालिक हो जाऊँगा। ओके। पुनर्भुगतान के प्रयोजन के लिए किसी कंपनी द्वारा बांड धारकों को स्टॉक धारकों की अपेक्षा प्राथमिकता दी जाती है। ऑब्वियस ही गाइस, जब स्टेटमेंट 1 में वही बोला है कि बॉन्ड धारक कम रिस्क है। कम रिस्क का मतलब यही ना है कि बॉन्ड धारकों को प्राथमिकता दी जाती है। बॉन्ड धारक को प्राथमिकता दी जाती है तभी तो वो कम रिस्क में आता है, और स्टॉक धारकों को प्राथमिकता थोड़ा कम दी जाती होगी तो उसका रिस्क ज़्यादा होता है। जिसका अब ऑब्वियस ही बात है कि जिसको मैं ज़्यादा प्रायोरिटी दूंगा तो उसका चांस हाई रहेगा एग्ज़ाम क्लियर करने का। जिसको मैं प्रायोरिटी कम दूंगा उसको कम चांस रहेगा एग्ज़ाम क्लियर करने का। सो इसी पे आप लिंक कर सकते हो। तो तीनों का तीनों सही है, और तीनों का तीनों अगर 1% भी गाइस अगर व्याख्या कर देगा ना तो वो सही हो जाता है। मैं आपको आने वाले क्वेश्चन में बताऊंगा कि कौन सा है जो व्याख्या नहीं करता है, और बहुत रेयर क्वेश्चन होते हैं जो व्याख्या नहीं करते हैं। ओके गाइस, मैक्सिमम टाइम व्याख्या कर ही देते हैं। व्याख्या कब नहीं करते हैं वो मैं आने वाले क्वेश्चन में बताऊंगा। अगर आप इस सीरीज में बने रहें तो। सो गाइस,
मैं नेक्स्ट पार्ट तभी लेके आऊँगा जब इस वीडियो पे 100 लाइक्स एंड 100 सब्सक्राइबर पहुँचेंगे तो ही मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा, अदरवाइज़ नहीं आने की पॉसिबिलिटी हाई हो जाएगी। क्योंकि भाई गाइज़ हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो मैं कैसे लेके आऊँगा। सो गाइज़ कोशिश करिएगा 100 लाइक और 100 सब्सक्राइबर बनाने में, फिर तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपके एक सब्सक्राइबर एक लाइक से करने से फिंगर ही तो लगाना है गाइज़, उसमें कौन सी बड़ी बात है। फिर उसके बाद देखिएगा कैसे मैं आप लोगों को ट्रांसफॉर्म करता हूँ आपके जर्नी में। 8 वैश्विक स्तर पर किए गए सभी इक्विटी विकल्प संविदाओं के कारोबार में भारत का अत्यधिक बृहद अंश होता है। इस प्रकार भारत सहसा अतिवृद्धि को दर्शाता है। हाल ही के विगत समय में भारत का स्टॉक बाजार तेज़ी से बढ़ा है और यहाँ तक कि उसने एक समय इसमें हांगकांग को पीछे छोड़ दिया है। हो सकता है छोटे निवेशकों या तो विकल्प व्यापार जोखिमों की चेतावनी देने या इस विषय में अपंजीकृत वित्तीय सलाहकारों पर कार्रवाई करने के लिए कोई नियामक निकाय नहीं है। मतलब बोल रहा है फिर अगेन गाइज, मैंने आपको फिर बोल दिया कि आज़ादी से अब तक 76 साल हो गए हैं। 76 साल तक अभी तक कोई संस्था ही नहीं बना है उस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए। ऐसा हो ही नहीं सकता है गाइज। सेबी हो गया, आपका नाबार्ड हो गया, आपका IRD इरडा हो गया, इंश्योरेंस फंड, ये सब गाइज, ये सब को रेगुलेट करने के लिए हर एक संस्था बनाई गई है। और ये बोल रहा है कि कोई निकाय है ही नहीं है। मान लिया कि इस स्टेटमेंट में आपको डाउट था, इसमें भी डाउट था, लेकिन इसमें तो आपका बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बोल रहा है कि कोई नियामक निकाय है ही नहीं है। काटो यार। और मैंने आपको बोला था कि जिस स्टेटमेंट में अगर नहीं वर्ड ऐड हो गया, उस स्टेटमेंट का सही होने की पॉसिबिलिटी एकदम 0 हो जाती है। तो 3 कटा, ये कटा आपका ये आंसर। अगेन गाइस, मैंने फिर बोला था कि कथन 1 हमेशा ऑलरेडी सही होता है। कथन 1 कभी गलत हो ही नहीं सकता है। फिर भी आप हमेशा आने वाले एग्ज़ाम में सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ लीजिएगा। क्या पता हो सके कि कथन 1 को न सही करके कथन 2 को कर दिया हो, कुछ चेंज कर दिया हो। तो अभी तक तो मैंने यहीं तक देखा है, फिर आगे मैं बताऊंगा कि क्या पैटर्न चेंज हुआ है। फिलहाल तो इसमें कथन 1 सही रहता है हमेशा। चक्रीय अर्थव्यवस्था ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करता है। ऑब्वियस ही बात है गाइस कि अगर सही रहे गलत रहे वो अलग चीज़ है, लेकिन आपको तो ये पता ही होना चाहिए ना गाइस कि चक्रीय अर्थव्यवस्था कितना पॉजिटिव कंसेप्ट होता है, और पॉजिटिव कीवर्ड है, वो गलत हो ही नहीं सकता। चक्रीय अर्थव्यवस्था अच्छा चीज़ है। अच्छा चीज़ के बारे में अच्छी चीज़ें लिखी रहेंगी तो वो सही होना ही है। गलत चीज़ के बारे में गलत चीज़ लिखा रहेगा तो भी सही होगा। गलत चीज़ के बारे में अच्छा चीज़ लिखा रहेगा तो गलत होगा। अब बोलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड से इन्वायरमेंट को कोई हार्म नहीं होता है, तो क्या आप इसको सही करोगे? गलत करोगे ना गाइस। तो वही है, चक्रीय अर्थव्यवस्था पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में बोला है कि कम करता है ग्रीन हाउस गैस को, तो हाँ कम करता है। चक्रीय अर्थव्यवस्था आगत के रूप में जहाँ लगता है हाई चांस हो जाता है सही होने का। कच्चे माल के प्रयोग कम करती है। ऑब्वियस ही बात है गाइस कि अच्छा चीज़ है। अगर उस चीज़ को आपका रिसोर्स मटेरियल को कम करने की बात कर रहा है तो आपका ग्रीन हाउस इमिशन कम होगा, कार्बन इमिशन कम होगा अगर कम यूज करेगा तो कच्चा चीज़। तो ये भी सही है। चक्रीय अर्थव्यवस्था उत्पादन प्रक्रिया में अपव्यय को कम करती है। ऑब्वियस ही गाइस कि अपव्यय को कम करेगी ही। दोनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये सही हो गया। सॉरी कथन 2 और 3 दोनों सही हैं तथा वे एक की व्याख्या करते हैं। हाँ सही है। तो ए इज़ द राइट आंसर, ये गलत हो जाएगा। पूंजीगत प्राप्तियां देयता का सृजन करती है या सरकार की परिसंपत्तियों में कमी लाती है। ठीक है गाइस, वो अलग चीज़ है। मान लो आपको नहीं पता है। उधार ग्रहण और विनिवेश पूंजीगत प्राप्तियां हैं। मान लो आप पैनिक हो रहे हो गाइस, आपको मतलब कुछ एग्ज़ाम टाइम में पता है ना गाइस कि मैं दे चुका हूँ। एग्ज़ाम टाइम में इतना प्रेशर होता है, इतना पैनिक होता है कि आप उस टाइम एक रेशनल माइंड लेने में 50% इतना ब्रेन स्टॉर्म कर लेते हो, अपना एग्जॉस्ट हो जाता है माइंड ना कि
समझ में नहीं, सीसर के टाइम तो पूछिए नहीं। फिर भी ऋण पर प्राप्त ब्याज सरकार की देयता का सृजन करता है। नो गाइस, सरकार की देयता का सृजन नहीं करता है, वो सरकार का एक पूंजी बन जाता है, ना कि देयता होता है। आप खुद सोचो गाइस, ये बोल रहा है कि ऋण पर प्राप्त ब्याज मतलब कि गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया हुआ है, ठीक। अब वो लोन चुका रहा है गवर्नमेंट को, तो अगर गवर्नमेंट को वो लोन चुका रहा है तो इंटरेस्ट भी लिया होगा ना गवर्नमेंट, तो इंटरेस्ट जब लेगा तो वो गवर्नमेंट के लिए पूंजी होगा, ना कि देता। तो ये गया, ये गया, ये गया। अब आप गाइस, ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये हमेशा मेंस में भी पूछता है। तो पूंजीगत प्राप्तियाँ क्या हो गया, उधार ग्रहण क्या हो गया, विनिवेश पूंजीगत प्राप्ति क्या हो गया, आप पढ़ लीजिएगा। ओके गाइस, मैं आपको एक रियल माइंडसेट एग्ज़ाम में रेशनल माइंडसेट के साथ आप कैसे पेपर को सॉल्व कर सकते हो एकदम पैनिक सिचुएशन में, उस सिचुएशन में आपको बता रहा हूँ। अब मैं आपको हर एक टॉपिक को बेसिक से पढ़ाने तो जाऊँगा नहीं, मैं हमेशा यही उम्मीद रखूँगा कि आप एक बेसिक सारे कीवर्ड को ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। सो गाइस, यहाँ तक अगर आपने बने हुए हैं तो आपका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो तभी आएगा, पार्ट 2 तभी आएगा जब मेरे चैनल पे 100 लाइक एंड 100 सब्सक्राइबर आ जाएंगे। तो गाइस, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप चाहोगे तो कर सकते हो। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।